भारत मानव वन्यजीव संघर्ष की एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, जो बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते विकास के दबावों और बढ़ती जो हमारी संसाधनों की मांग है उससे प्रभावित है और उसी का ही परिणाम है। क्योंकि इससे वन्यजीवों के आवासों का निरंतर खंडन, विखंडन और नाश हो रहा है। इस वजह से मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह मानव वन्यजीव संघर्ष पर आधारित होगा। क्यों आधारित है? क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर। तो इसे लेकर वन, पर्यावरण एवं जलवायु राज्य मंत्री ने कुछ जवाब पेश किए हैं, कुछ डेटा प्रस्तुत किया है। इसी के आधार पर आज हमने यह खबर ली है। तो आइए देखते हैं हमारे फोकस के बिंदु क्या होंगे। देखेंगे सबसे पहले कि यह खबर क्या है, फिर जानेंगे मानव पशु संघर्ष से संबंधित जो डेटा उन्होंने प्रस्तुत किया है उसके बारे में, फिर समझेंगे मानव पशु संघर्ष के कारणों को कि आखिर कौन से कारण हैं जिससे मानव और पशुओं के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। निवारक उपायों को देखेंगे, फिर इससे संबंधित वे कौन से मॉडल थे जो प्रमुख रूप से लिए गए हैं, अपनाए गए हैं, उनको देखेंगे। मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन को लेकर क्या कुछ सलाह है उसे जानेंगे। फिर इस पूरे टॉपिक से जुड़ा आज का हमारा सवाल होगा जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल पर होगा, यानी वह आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह जीएस पेपर 3 के संरक्षण संबंधी मुद्दे से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा यह पारिस्थितिकी तंत्र से भी जुड़ा हुआ है या पर्यावरण से जुड़ा हुआ भी एक मामला है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि खबर क्या है। तो खबर पर हमने चर्चा की कि अभी हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर के रूप में कुछ डेटा प्रस्तुत किया गया है। जो किसने प्रस्तुत किया है? हमारे वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री, राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे। उन्होंने एक डेटा प्रस्तुत किया है किसे? मानव और पशु संघर्ष को लेकर। इस वजह से ये जो खबर थी यह चर्चा में रही है और यह खबर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे विभिन्न जो अखबार हैं उनमें प्रसारित की गई थी। हमने यह खबर ली थी, आप इसे देख सकते हैं। चर्चा के बिंदुओं की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से उन्होंने वे डाटा दिया है जिसमें बाघों या एलिफेंट यानी हाथियों के जरिए कौन कौन से मानव संघर्ष देखने को आए हैं, उससे संबंधित क्या डेटा था उस पर आज हम देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 और 2020-21 के बीच यदि देखें कि करंट लगने से कितने हाथियों की मृत्यु हुई है तो उसकी संख्या लगभग 222 है, जो कि एक काफ़ी बड़ी संख्या मानी जा रही है। यदि बात करें कि ट्रेनों के द्वारा कितने हाथियों की मृत्यु हुई है तो डेटा के अनुसार, उनके द्वारा जो डेटा दिया गया है उसके अनुसार 45 हाथियों की जो मौत है वह ट्रेनों के द्वारा हुई है, वहीं 29 शिकारियों के द्वारा की गई है और 11 हाथियों को जहर देकर मार दिया गया है। यह विभिन्न राज्यों का है और यह पूरे भारत के संदर्भ में उन्होंने यह डेटा प्रस्तुत किया है। आप देख पा रहे होंगे कि 222 हाथी 2018 और 2020-21 के डाटा के अनुसार उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा वर्ष 2019 और 2021 के बीच उन्होंने एक और डाटा प्रस्तुत किया है जो बाघों को लेकर है या बाघों के संदर्भ में है। तो उन्होंने कहा था कि शिकार करने की वजह से लगभग 29 बाघ इन वर्षों में मारे गए हैं और 197 ऐसे केसेस हैं जो बाघों के शिकार से जुड़े हुए हैं जिन पर अभी भी कार्य या जांच चल रही है। तो इस तरह उन्होंने लोकसभा में यह डेटा प्रस्तुत किया जो किससे जुड़ा हुआ है? हाथियों और बाघों से जुड़ा हुआ है। जो मानव और वन्यजीव हैं उनके बीच कौन कौन से संघर्ष हुए हैं, कितनी बाघों और हाथियों की मृत्यु इन वर्षों में देखी गई है, ये इससे संबंधित पूरा डेटा उन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे देखें मानव पशु संघर्ष से संबंधित जो डेटा उन्होंने दिया है उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, किन राज्यों में क्या स्थिति है इसे लेकर। तो हाथियों ने 3 साल में लगभग 1579 इंसानों को मार डाला है। यह खबर उन्होंने डेटा के अनुसार ही दी। डेटा के अनुसार उन्होंने प्रस्तुत किया कि कितने लगभग 1579 इंसानों को हाथियों ने मार डाला है। कहां पर? उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि वर्ष 2019-20 में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के मामले में 585 लोगों की मौत हुई थी, वहीं वर्ष 2020-21 में 461 लोगों की और वर्ष 2021-22 में यह डेटा 533 था। इसके अलावा उन्होंने यह भी राज्यवार विवरण दिया है कि राज्यवार स्थिति क्या थी। तो इसमें सबसे ज्यादा मौतें कहां से हुई है? ओडिशा राज्य से, जिसकी संख्या लगभग 322 है, यानी सबसे ज्यादा मौतें मनुष्य की हाथियों के द्वारा हुई है। ओडिशा में 322 मौतें शामिल हैं, झारखंड में 291 और अकेले वर्ष 2021-22 में 133 मौतें इसमें शामिल हैं। किसके जरिए हैं? हाथियों के द्वारा। पश्चिम बंगाल में यह संख्या 240 है, असम में यह 229 है, छत्तीसगढ़ में 183, वहीं तमिलनाडु में हाथियों के द्वारा मनुष्यों की जो मौत हुई है
उसमें 152 लोग शामिल हैं। लोकसभा में प्रस्तुत अभी डाटा के अनुसार यह जो पूरा विवरण है उन्होंने दिया। इसके अलावा यदि ये थी हाथी की बात, बाघों की बात करें कि बाघों के द्वारा मनुष्य को कितनी हानि पहुंची है, तो वर्ष 2019 से 21 के बीच रिजर्व में ही, यानी उनके जो रिजर्व के स्थान हैं उसी में लगभग 125 इंसानों की मौत हुई है। किसके जरिए? बाघों के जरिए। यह डेटा भी प्रस्तुत किया गया है कि अकेले महाराष्ट्र में लगभग 61 मौतें इंसानों की बाघों के द्वारा अकेले महाराष्ट्र में हुई है। यानी कितनी विकट स्थिति वहां पर है, इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। यह क्या था? पशुओं के द्वारा मानव को पहुंचाई जाने वाली हानि। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उन हानियों के बारे में जो मनुष्य के द्वारा पशुओं को पहुंचाई जाती है। यानी अब हाथियों की मौतों का क्रम देखेंगे कि मानव की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कितने हाथियों की किस वर्ष कितनी मौतें हुई हैं। इसके बारे में कहा गया कि मानव के जरिए जो भी बिजली के तार आदि लगाए जाते हैं तो करंट से लगभग 222 हाथियों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या ओडिशा में है लगभग 41, तमिलनाडु में यह संख्या 34 है और असम में यह संख्या 33 है। यदि बात करें ओडिशा के संदर्भ में तो ट्रेनों से होने वाली मौतों के संदर्भ में ओडिशा सबसे आगे है, जिसमें लगभग 45 से 12 मौतें कहां पर हुई हैं? ओडिशा में। किस संदर्भ में हुई है? ट्रेनों से हुई है, यानी ट्रेन परिवहन के साधनों से सबसे ज्यादा मौतें कहां पर देखी गई? यहाँ ओडिशा में। इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी यह संख्या लगभग 11 थी और असम में 9 थी। यानी आप जान सकते हैं कि परिवहन के साधन भी जो वाइल्ड पशु हैं या जो जंगली जानवर हैं उनके लिए या उनकी जीवन के लिए एक खतरा है। इसके अलावा कुछ अन्य चर्चा की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय में शिकार से सबसे ज्यादा मौतें सामने आई हैं, जिसमें कहा गया है कि लगभग 29 में से 12 मौतें किस वजह से हुई हैं? शिकार से हुई हैं। कहां पर? मेघालय के क्रम में। इसके अलावा जहर देने से होने वाली मौतों में असम में सबसे ज्यादा मौतें सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है कि लगभग 11 में से 9 मौत वहां पर उन पशुओं को जहर देने की वजह से हुई है। इसके अलावा अकेले वर्ष 2018-19 में जहर देने के मामले में असम में इन पशुओं की लगभग 8 मृत्यु हुई है। किसके संदर्भ में है? जो उन्हें पॉइजन आदि देकर मारा गया है। क्योंकि मनुष्य और पशुओं के बीच जब संघर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वे हत्या करने तक उतारू हो जाते हैं। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए उनसे जो भी फसल की बर्बादी आदि होती है उससे निपटने के लिए वे उन्हें जहर देते हैं। इस वजह से भी यहाँ पर जो जंगली पशु हैं उनका नुकसान होता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें पूरा डेटा दिया गया है टाइगर्स को लेकर, यानी बाघों को लेकर क्या स्थिति रही है पिछले तीनों वर्षों में। तो वर्ष 2019, 2020 और 2021 का डाटा आपके सामने है, जिसमें यदि देखें कि टाइगर्स के द्वारा कितने मनुष्यों की मृत्यु इन वर्षों में देखी गई है तो 2019 में 50 थी, 2020 में 44, 2021 में 31। इसके अलावा देखें कि टाइगर्स की नेचुरल डेथ देखी गई है तो वर्ष 2019 में 44 थी, वर्ष 2020 में 20 और वर्ष 2021 में 4। एवं जो टाइगर्स हैं उनकी अननेचुरल डेथ कितनी देखी गई है तो इसमें वर्ष 2019 में 3, वर्ष 2020 में 0, वर्ष 2021 में 2। इसके अलावा टाइगर्स की डेथ अंडर स्क्रूटनी के लेवल पर कितनी हुई है वर्ष 2019, 20 और 21 में। तो वर्ष 2019 में यह संख्या 22 थी, वर्ष 2020 में यह संख्या 71 थी और वर्ष 2021 में सर्वाधिक वर्ष 104 थी, जो काफी बुरी स्थिति मानी जा रही है। इसके अलावा पोचिंग डेथ के बारे में देखें, यानी अवैध शिकार के जरिए कितने टाइगर्स की मौतें देखी गई हैं तो वर्ष 2019 में 17, वर्ष 2020 में 8, वर्ष 2021 में 4 थी। ये पूरा विस्तृत वर्णन या डेटा उन्होंने लोकसभा में प्रस्तुत किया है। यह था टाइगर्स के बारे में। आगे देखेंगे एलिफेंट्स को लेकर इन वर्षों में क्या स्थिति थी तो वर्ष 2018-19, 19-20 और 2020-21 का डाटा एलिफेंट्स को लेकर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मानव की मृत्यु हुई है एलिफेंट्स के लिए तो वर्ष 2018-19 का डाटा यहाँ पर नहीं दिया गया है, जबकि वर्ष 2019-20 में यह संख्या 585 और वर्ष 2020-21 में 461 थी। यदि देखें कि ट्रेन के जरिए एलिफेंट्स कितने मारे गए हैं 2018-19 के डाटा के अनुसार यह संख्या 19 थी, 2019-20 में 14 और 20-21 में संख्या थी वह 12 थी। यदि देखें कि बिजली के द्वारा कितने हाथियों की मृत्यु हुई है तो 81, यह वर्ष 2018-19 का डाटा है, 19-20 का 76 और वर्ष 2020-21 में 65 हाथियों की मृत्यु करंट लगने से हुई है या बिजली के जो तार हैं उनके जरिए हुई है। पोचिंग या अवैध शिकार की स्थिति में वर्ष 2018 में 6 हाथियों की मृत्यु हुई है, 2019-20 में 9 और 2020-21 में यह संख्या 14 थी। जो आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम तीनों वर्षों में तुलना करें तो यह सबसे
अधिक मात्रा देखी गई है, यानी अवैध शिकार के मामले में हाथियों की मृत्यु वर्ष 2021 तक लगातार बढ़ी ही है। और इसके अलावा यदि जहर देने की स्थिति में देखें, पॉइजनिंग की स्थिति में देखें, तो वर्ष 2018-19 में ये संख्या 9, 2019-20 के डेटा के अनुसार ये संख्या 0 थी और वर्ष 2020-21 में संख्या बढ़कर 2 हो गई है। यह था एलिफेंट को लेकर जो डेटा। इसके अलावा देखें ओवरऑल डेटा के बारे में यदि हम देखें तो एलिफेंट्स का केवल वह स्थिति जब विभिन्न राज्यों में उनकी जो बिजली की तार है उससे होने वाली मृत्यु, करंट के जरिए होने वाली मृत्यु को देखें तो इसमें सर्वाधिक संख्या अगर देखें औसतन रूप से तो असम वह राज्य है जहां पर यह संख्या औसतन रूप से सर्वाधिक है, जिसमें 9, 11 और 13 इनकी पूरी संख्या दिखाई गई है। इसके अलावा और भी राज्य हैं जिसमें केरल, झारखंड, नागालैंड, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जिसमें शामिल है जहां पर करंट के जरिए या बिजली के जरिए हाथियों की सर्वाधिक मृत्यु देखी गई है। यह पूरा डेटा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली स्लाइड्स में बढ़ते हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जब मानव पशु संघर्ष होता है तो उसके कारण क्या हैं, क्या कारण हैं जिसकी वजह से ये संघर्ष आदि देखे जाते हैं। तो इसमें पहले कारण का जो मुख्य बिंदु है वह प्राकृतिक आवास का नुकसान, यानी जब वन्यजीव पशुओं का प्राकृतिक आवास, उनके अपने प्राकृतिक आवास का नुकसान होता है तो वे विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाते हैं, यानी भोजन आदि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, मानव बस्तियों में प्रवेश करते हैं, फसलों आदि जैसे खेत आदि में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसकी वजह से इनके बीच में संघर्ष बढ़ जाता है, मानव और पशुओं के बीच में संघर्ष बढ़ जाता है। यह क्यों हो रहा है? बढ़ती आबादी की वजह से। किसकी आबादी की वजह से? अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें जनसंख्या के बढ़ने से जब आप संसाधनों की अधिक सुलभता के लिए विभिन्न क्षेत्रों, वनों की संख्या कम करेंगे तो उनके जो प्राकृतिक आवास हैं उनका नुकसान होगा, जिसकी वजह से मानव और पशुओं के बीच में संघर्ष बढ़ जाएगा। अगला बिंदु है जंगली जानवरों की आबादी में वृद्धि, यानी इनकी आबादी में भी वृद्धि हो रही है। इस वजह से इनके लिए जो निवास स्थान है उसका विस्तार किया जाना चाहिए। जबकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो मानव द्वारा अपने संसाधनों की सुलभता के लिए और फसलों की अधिक उपज के लिए क्या होता है, जो वन क्षेत्र हैं उनमें कमी करते जा रहे हैं वे लोग, और फसल पैटर्न के बदलने से वे विभिन्न क्षेत्रों या वन भूमि को भी खेती के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। यानी फसल पैटर्न का बदलना, और यहाँ पर ये कुल मिलाकर आबादी जो उनकी बढ़ रही है तो इसका इनके क्षेत्र में विस्तार किया जाना चाहिए। जबकि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो फसल की अधिक उपलब्धता के लिए ये वन भूमि को भी किसके खेतों के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। तो यहाँ ये दोनों कारण क्या है, मानव और पशुओं के बीच में संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। तो अभी हमने चर्चा भी की थी कि भोजन और चारे के लिए जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी मानव और पशुओं के बीच संघर्ष बढ़ता है। ऐसे ही मतलब इनके जो संघर्ष बढ़ने का मुख्य कारण है वह यह भी है कि जब इनकी आबादी में वृद्धि होती है तो अपने भोजन और पानी के लिए भी ये विभिन्न क्षेत्रों में आवाजाही करते हैं, और इसकी वजह से मानव और पशुओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। वनोपज और अवैध संग्रहण, तो अभी हमने बात की कि जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान वनोपज की तरफ भी बढ़ता है, और ऐसे क्षेत्रों का कुल मिला के वह अधिग्रहण कर लेता है, या वन क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लेता है, वहां पर अपनी फसल कार्य, खेती आदि करने लगता है। इसकी वजह से भी मानव पशु के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो ये हमने किसके बारे में चर्चा की? कारणों के बारे में, कि मानव पशु संघर्ष के बीच कारण क्या है। अब हम चर्चा करेंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है, क्योंकि कारण ही तो मुख्य नहीं है। इन कारणों की वजह से आसपास के क्षेत्र में मानव पशुओं के बीच जो आसपास इलाका है उसमें कुछ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो प्रभाव की बात करें तो वन्यजीव तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष होता है, ऐसी स्थिति में वहां का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य घटक जैव विविधता है, और जब पशुओं की मृत्यु होती है तो वहां पर जैव विविधता प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में जब जैव विविधता प्रभावित होती है तो वहां का पारिस्थितिकी तंत्र भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। वन्यजीवों की जो स्थिति है, उनका जीवन है, वह भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। स्थानीय समुदायों पर प्रभाव और मानव संपत्ति को नुकसान, तो जैसे ही मानव और पशुओं के बीच संघर्ष हुआ तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय समुदाय है, जो अपना जीविकोपार्जन या अपनी आजीविका वहाँ से कमाते हैं, उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य है जो उनकी संपत्ति को नुकसान होता है, क्योंकि जब किसी इलाके में मानव और वन्यजीव के बीच में संघर्ष होता है तो वह पूरा क्षेत्र वहाँ से प्रभावित होता है। ऐसे में मनुष्य की संपत्ति का भी नुकसान होता है, और जो वन्यजीव हैं उनके जीवन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव। हम जानते हैं कि जब किसी भी इलाके में मानव और पशु के बीच संघर्ष हुआ तो वहां पर यदि किसान की फसल को नुकसान हुआ है तो किसान इसके लिए समझता है कि सरकार जिम्मेदार है, जबकि जो वन्यजीव संरक्षण प्रेमी है या वन्यजीव संरक्षण करने वाला व्यक्ति है वह यह समझता है कि उस क्षेत्र में जो किसान है उसकी वजह से यह नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर जो सामाजिक गतिशीलता है, क्षेत्र है, वह भी इससे प्रभावित होता है और उसमें नकारात्मक प्रवृत्तियां इजाद होती हैं। सतत विकास पर प्रभाव। तो हम जानते हैं कि सतत विकास का जो की स्टोन है या मुख्य बिंदु है वह जैव विविधता है, यानी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जरूरी क्या है कि मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष कम से कम हो, क्योंकि सतत विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति हर संसाधन का अधिकतम और किफायत तरीके से सतत रूप से उसका उपयोग कर सके ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह बचे रहें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जैव विविधता को संरक्षित करना। तो इससे यदि हम मानव और पशुओं के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं तो इस पर जैव विविधता या सतत विकास पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी ये इसके प्रभाव हैं, यानी मानव एवं पशुओं के बीच जो संघर्ष है ये इसके पूरे प्रभाव ये जो है सामने निकल कर आते हैं। फसल की क्षति, पशुधन का विनाश। तो जब मानव और पशुओं के बीच संघर्ष होता है तो उस पूरे क्षेत्र में फसल का विनाश होता है। क्योंकि लोग अपने खाने के लिए वहां पर खेतों पर फसल उगाते हैं। जैसे ही वन्यजीव उस क्षेत्र में या उस इलाके में प्रवेश करते हैं तो उनकी फसल की काफ़ी क्षति होती है, उनकी आजीविका इससे प्रभावित होती है। इस वजह से ये कारण मुख्य है जो मानव और वन्यजीव के संघर्ष के प्रभाव के रूप में हमारे सामने निकलकर सामने आते हैं। निवास स्थान का विनाश एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसे ही दोनों के बीच संघर्ष शुरू होता है तो क्षेत्र में पूरा इलाका इससे प्रभावित होता है। अन्य लोगों के रहने के निवास स्थान, पशुओं के निवास स्थान भी इससे प्रभावित होते हैं। यह हमने चर्चा की मानव पशु संघर्ष के बाद जो क्या प्रभाव देखने मिलते हैं इसके बारे में। अब हम चर्चा करेंगे उन उपायों और समाधानों के बारे में जिनसे मानव पशुओं के बीच जो संघर्ष है उसको कम किया जा सकता है। तो पहला है निगरानी करना। यानी हम जब जानते हैं कि उस इलाके में वन्यजीव वहां पर उपलब्ध हैं या वन्यजीवों का वह क्षेत्र है तो वहां पर निगरानी तंत्र को विकसित किए जाने की जरूरत है। यानी आसपास कैमरे आदि लगाने की जरूरत है। यह केवल वन्यजीव क्षेत्र वाले इलाके में ही नहीं जबकि मनुष्य की बस्तियों में भी ऐसा किए जाने की जरूरत है ताकि जल्दी ही इस बारे में पता लगाया जा सके, देखा जा सके कि किस क्षेत्र से कौन सा वन्यजीव इसमें प्रवेश कर रहा है। इसके बाद चर्चा है आवास में सुधार की। तो जब हम जानते हैं कि वन्यजीव क्षेत्र या जो इलाका है वहां पर वन्यजीव निवास करते हैं तो उनके निवास के अंदर ही वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, जैसे कि जल या पानी, उनके लिए चारा, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था उन्हीं क्षेत्र उन्हीं के आवास स्थान के पास ही उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि वे उस क्षेत्र को छोड़कर मानव बस्ती में प्रवेश ना करें। यह भी एक समाधान के रूप में देखा जा सकता है। पशु आवासों का पुनः पता लगाना। तो हम जानते हैं कि जब शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने से बहुत से ऐसे वन्यजीव इलाके हैं या वन्यजीव वाले स्थान हैं, क्षेत्र हैं, जंगल हैं जो प्रभावित हुए हैं और वन्यजीवों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए हमें या सरकार को उस पूरे क्षेत्र के जो वन्यजीव हैं उनके लिए वापस से उस स्थान को रिलोकेट करना चाहिए जहां पर वह वापस उन्हीं परिस्थितियों को प्राप्त कर सके जहां उनका जीवन आसानी से चल सके। यानी उन स्थानों को रिलोकेट करने की जरूरत है जहां पर वन्यजीवों के जो आवास हैं वो प्रभावित ना हो या उनकी स्थिति, उनके जीवन यापन के लिए सभी सुविधाएं वहां मुहैया हो सकें। ऐसे स्थान को रिलोकेट करने की जरूरत है किसको? सरकार को। ये एक समाधान के रूप में इसे देखा जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने की जरूरत है जहां पर मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए मानव को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि कोई वन्यजीव आपकी बस्ती में प्रवेश करता है या ऐसे क्षेत्र में, इलाके में प्रवेश करता है तो सीधा उसकी हत्या पहला उपाय नहीं है, जबकि उसके संरक्षण, उसके रखरखाव और उसे शांतिपूर्ण उसके वापस से उसी स्थान तक भेजने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें कौन कौन से प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए, कैसे बाड़ तार आदि लगाकर उन्हें उनके स्थान में या बस्तियों में आने से रोका जाना चाहिए, इसके लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आदि चलाने की जरूरत है। सीमा, तो अभी हमने बात की कि बाड़ लगाना इसका प्रमुख और महत्वपूर्ण उपाय देखा गया है। यानी वन्यजीव यदि आपकी बस्ती में प्रवेश करते हैं तो वहां पर आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर आप ऐसी बाड़ का निर्माण करें जिससे उनको नुकसान ना पहुंचे। यानी ऐसी बाड़ या ऐसी तारों का इस्तेमाल करें
जिससे उनकी मौत ना हो और वे उस बात को समझ सकें कि ये एक सीमा है और वापस वो लौट जाएं। फसल बीमा एक समाधान के रूप में इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि जब मानव और पशुओं के बीच संघर्ष होता है तो वहां पर यदि मानव को ज़्यादा नुकसान होता है या उसकी फसल आदि प्रभावित होती है तो सरकार फसल बीमा दे और इसे जल्द से जल्द मुहैया कराए। ये भी एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। एक अन्य बिंदु की बात करें तो संघर्ष से सह अस्तित्व की ओर बढ़ावा देना, जो कुल मिलाकर इस जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ही शामिल है। यानी जब मानव और पशुओं के बीच संघर्ष है तो इसे कम करने के लिए सबसे पहले जरूरी है लोगों को जागरूक करना, लोगों के दिमाग से ये बात हटाना कि हर वन्यजीव खतरनाक या हानिकारक नहीं होता। हो सकता है कि वह उनकी बस्तियों में प्रवेश इसलिए ना कर रहा हो कि मानव की गतिविधियों को प्रभावित करे या कोई अन्य कारण आदि हो सकता है। यानी सह अस्तित्व को बढ़ावा देना कि मानव और वन्यजीवों के बीच सह अस्तित्व कैसे बनाया जा सके, उसे कैसे बढ़ाया जा सके और ऐसी घटनाओं को कैसे कम किया जा सके जिससे यह संघर्ष कम हो और वन्यजीवों की मृत्यु कम से कम हो। यह हमने चर्चा की समाधान के बारे में। आगे देखेंगे कि ऐसे कौन सा क्षेत्र था जहां पर ऐसा मॉडल अपनाया गया है जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। तो यह मॉडल है, यह सर्वश्रेष्ठ मॉडल है या एक ऐसा प्रैक्टिस वहां पर लिया गया है। तो यह चर्चा करेंगे हम असम के ही एक जिले या क्षेत्र की सोनितपुर, यानी असम के सोनितपुर जिले में एक ऐसा मॉडल अपनाया गया है जिसमें मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष को कम किया गया है। मानव को होने वाली हानि इससे लगभग 0 के बराबर हो गई है। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे, जिसमें असम के सोनितपुर जिले में जंगलों के विनाश ने हाथियों को फसलों पर हमला करने के लिए मजबूर किया। यानी वहां पर जो हाथी थे वे सोनितपुर जिले में प्रवेश कर रहे थे और वहां के जो किसान हैं उनकी फसलों को पूरी तरीके से नष्ट कर दे रहे थे। इसकी वजह से वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट था वन्यजीवों के बीच में और मनुष्य के बीच में बढ़ गया था। इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए वहां का जो वन विभाग है उस वन विभाग ने लोगों के समुदायों को आपस में जोड़ा। उन्होंने आपस में कार्य करना शुरू किया और यह जो पहल है वे किसने की थी? WWF ने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया ने वर्ष 2003 और 4 के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई, जिसमें सोनितपुर के समुदायों को, उन क्षेत्रों में रहने वाले जो वन विभाग के लोग हैं उनको आपस में जोड़ा। उन्होंने आपस में एक ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें मानव को यह सिखाया गया कि कैसे वन्यजीवों के संघर्ष से या वन्यजीवों के प्रभाव से अपनी फसलों को बचाया जा सकता है। इसके अंतर्गत उन्होंने ऐसी बाड़ और बैरियर के निर्माण की बात कही जिससे वहां के जो क्षेत्र, उस पूरे क्षेत्र के जो वन्यजीव हैं उन्हें कम से कम हानि हो। इसके लिए उन्हें ऐसी तार के निर्माण की बात कही और उस तार से एक ऐसे बाड़े के निर्माण की बात कही, एक ऐसी सीमा बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया ताकि हाथी उस पूरे इलाके में प्रवेश ना करें और उनकी फसल की कम से कम बर्बादी हो। तो ऐसा देखा गया जब यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हुआ तो लोगों ने उन पूरे कार्यक्रम को किया, यानी उन्होंने अपने आसपास के पूरे खेत के आसपास वैसी ही सिंगल स्टैंड और कम खतरनाक बिजली की तारों का इस्तेमाल किया, बिजली की बाड़ों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी जो फसल की वहां पर जो खराबी हो रही थी वह लगभग 0 हो गई और फसल का जो नुकसान था वह लगभग 0 हो गया और वहां पर हाथियों की होने वाली निरंतर जो मौत है वह भी कम हो गई। इसे ही उन्होंने सोनितपुर मॉडल नाम दिया और सोनितपुर मॉडल को ही अब पूरे भारत में अपनाए जाने की चर्चा चल रही है। तो ये था पूरा सोनितपुर मॉडल, जो किस पर आधारित है? कम लागत वाली या करंट की उन तारों पर जो कम खतरनाक हैं, जिनसे हाथियों को यह आभास हो जाता है कि वह क्षेत्र उनके लिए खतरनाक है, ताकि वो फसल वाले उस क्षेत्र में या उस इलाके में प्रवेश नहीं करते, वो वापस अपने निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस वजह से यह मॉडल काफी चर्चा में था, जिसे सोनितपुर मॉडल नाम दिया गया है। इसकी बात करेंगे हम अन्य उपायों की कि कैसे उपाय अपनाकर हम मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम कर सकते हैं, जिसमें पहला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में यह बात कही गई है, यदि मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष को कम करना है तो उस क्षेत्र की जो ग्राम पंचायत है उन्हें अधिक सशक्त बनाने की जरूरत है, यानी उन्हें अधिक पावर देने की जरूरत है ताकि वे उस क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण दे सके, वहां पर लोगों को समझा सकें कि कैसे हम वन्यजीवों के से होने वाले जो नुकसान है, खतरा है, उससे बच सकते हैं। क्योंकि वहां पर कुल मिलाकर ग्राम पंचायत के लेवल पर ही या वही लोग वहां पर आसपास उन खतरों से रूबरू होते हैं, जबकि जो पॉलिसीज बनाते हैं लोग वे ऊपर होते हैं, वे उस क्षेत्र के या उस इलाके की प्रॉब्लम से या उस क्षेत्र के इलाके की जो भी समस्याएं हैं उनसे उतने रूबरू नहीं होते जितना कि वहां का व्यक्ति।
तो उस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या कहा गया था, जो ग्राम पंचायत हैं उन्हें सशक्त करने की जरूरत है, उन्हें ऐसी पावर देने की जरूरत है ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा यदि बात करें कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एनिमल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको कम करने के लिए, उसकी उनसे होने वाली जो फसल है उसकी क्षति है उसको कम करने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके तहत जो मुआवजा दिया जा रहा है उसे एड ऑन कवरेज के जरिए उस मुआवजे को बढ़ाने की ज़रूरत है। उस मुआवजे को सभी क्षेत्रों तक उपयोग किए जाने की ज़रूरत है ताकि जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट हो तो यह मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जा सके, ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट की भरपाई की जा सके या कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके। यानी फसल बीमा का उस पूरे क्षेत्र में उपयोग करने की जरूरत है ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट के जो प्रभाव हैं उसे कम किया जा सके। इसके अलावा यदि किसी मानव को या किसी मानव की इसमें मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस कवरेज को 24 घंटे के अंदर जल्दी से जल्दी करने की जरूरत है ताकि उसके जो परिवार है उसे यह नुकसान कम से कम झेलना पड़े। यानी जिस परिवार के सदस्य की मानव या वन्यजीवों के बीच में संघर्ष के बाद यदि मौत हो जाती है तो उसे 24 घंटे के अंदर उस परिवार को मुआवजा दिए जाने की बात यहाँ पर पेश की गई है या इस बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके बाद बात करेंगे वन्य क्षेत्रों के भीतर जो चारा है, यानी जो वन्यजीव वाला पूरा क्षेत्र है उसके अंदर ही चारा और जल की व्यवस्था उपलब्ध की जा सके ताकि जो वन्यजीव हैं अपने क्षेत्र से बाहर ना जाए, मानव बस्तियों में प्रवेश ना करें, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम किया जा सकता है। स्थानीय राज्य स्तर पर अंतर विभागीय समितियों का निर्माण, यानी जब स्थानीय या राज्य स्तर पर जो अंतर विभागीय समितियां बनती हैं वो नई नई पॉलिसीज तैयार करती हैं कि कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकेगा, कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकेगा। तो ऐसी समितियों के निर्माण की ज़रूरत है। ये हम अन्य उपायों के बारे में हमने चर्चा की है। इसके अलावा यदि अन्य बातों पर चर्चा करें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपनाने की ज़रूरत है। अर्ली वार्निंग सिस्टम से वहाँ के क्षेत्र के लोगों को, वहाँ के इलाके के लोगों को यह पता चल जाएगा कि वन्यजीव का यहाँ पर प्रवेश हो रहा है और वे वन्य क्षेत्र के उन अधिकारियों को फ़ोन कर सकते हैं या बता सकते हैं ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकेगा। बैरियर निर्माण पर भी अभी हमने चर्चा की कि ऐसी तारों या ऐसी करंट वाली तारों का इस्तेमाल करें जिससे वन्य जीवों की मौत कम से कम हो, केवल उन्हें इस बात का अंदाजा लग सके कि उन्हें वापस से अपने क्षेत्र में प्रवेश करना है। इसके अलावा कुछ टोल फ्री नंबर्स की भी ज़रूरत है जो 24/7 चलें, यानी पूरे 24 घंटे उन नंबरों को ऑन रखने की ज़रूरत है ताकि वहाँ के क्षेत्र में जो भी सर्कल ऑफिसर हैं उनको इस बारे में पता दिया जा सके या उनको इस बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। जब यह 24/7 चलेगा तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सबसे अधिक मात्रा में, सबसे तेज गति से कम करने की पहल यहाँ पर सामने आएगी। ये हमने किसके बारे में चर्चा की? उपायों के बारे में। तो पूरा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि मानव वन्यजीव संघर्ष क्या है, इससे संबंधित क्या मुद्दे थे, कौन कौन से कारण थे, उसके उपाय क्या थे, अन्य उपायों के रूप में हम क्या देख सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक से जुड़ा आज हम सवाल देखेंगे जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा। सवाल है, भारत में मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रमुख कारण क्या हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। कृषि विस्तार, मानव बस्ती, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, वनों की कटाई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस है केवल 2, 3, केवल 1, 2, 4, केवल 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। आपको इसे कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब देना है। इसके अलावा मेंस के लेवल पर भी एक प्रश्न है जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न है, मानव वन्यजीव संघर्षों की बढ़ती घटनाओं के कारणों का परीक्षण कीजिए, इस समस्या से निपटने के कुछ उपाय सुझाइए। इस पर आप लगभग 150 शब्दों में अपना उत्तर लिख सकते हैं जो कि मेंस के लेवल पर प्रैक्टिस के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो इस सवाल के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।